आखिरी प्रयास। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु ये सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। सीख। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। 2. शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया, फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इससे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो।
प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। सीख। जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। 3. शार्क और चारा मछलियां। अपने शोध के दौरान एक समुद्री जीव विज्ञानी ने पानी से भरे एक बड़े टैंक में शार्क को डाला। कुछ देर बाद उसने उसमें कुछ चारा मछलियां डाल दी। चारा मछलियों को देखते ही शार्क तुरंत तैरकर उनकी ओर गई और उन पर हमला कर उन्हें खा लिया। समुद्री जीव विज्ञानी ने कुछ और चारा मछलियां बेट फिशर्स टैंक में डाली और वे भी तुरंत शार्क का आहार बन गईं। अब समुद्री जीव विज्ञानी ने एक कांच का मजबूत पारदर्शी टुकड़ा उस टैंक के बीचों बीच डाल दिया। अब टैंक 2 भागों में बन चुका था। एक भाग में शार्क थी, दूसरे भाग में उसने कुछ चारा मछली डाल दी। विभाजक पारदर्शी कांच से शार्क चारा मछलियों को देख सकती थी। चारा मछलियों के देख शार्क फिर से उन पर हमला करने के लिए उस ओर तैरी, लेकिन कांच के विभाजक टुकड़े से टकरा कर रह गई। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन कांच के टुकड़े के कारण वह चारा मछलियों तक नहीं पहुंच सकी। शार्क ने दर्जनों बार पूरी आक्रामकता के साथ चारा मछलियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीच में कांच का टुकड़ा आ जाने के कारण वह असफल रही। कई दिनों तक शार्क उन कांच के विभाजक के पार जाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल न हो सकी। अंततः थक हारकर उसने एक दिन हमला करना छोड़ दिया और टैंक के अपने भाग में रहने लगी। कुछ दिनों बाद समुद्री जीव विज्ञानी ने टैंक से वह कांच का विभाजक हटा दिया, लेकिन शार्क ने कभी उन चारा मछलियों पर हमला नहीं किया क्योंकि एक काल्पनिक विभाजक उसके दिमाग में बस चुका था और उसने सोच लिया था कि वह उसे पार नहीं कर सकती। सीख। जीवन में असफलता का सामना करते करते कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि अब चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता हासिल करना नामुमकिन है और उसके बाद हम कभी कोशिश ही नहीं करते, जबकि सफलता प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास आवश्यक है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अतीत की असफलता को दिमाग पर हावी न होने दें और पूरी लगन से फिर मेहनत करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। स्टूडेंट कोट्स इन हिंदी। 16 सफल लोगों की सफलता की कहानी। यहाँ पढ़े कुछ सफल लोगों की सफलता की कहानी। 1. इंदिरा नूई। मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी। सोर्स विकिपीडिया। ऐसे समय में जहाँ भारतीय लड़कियों को केवल शादी करने के लिए पर्याप्त सिखाया जाता था, इंदिरा नूई सभी बाधाओं को तोड़ रही थी और दुनिया को जीतने की तैयारी कर रही थी। नूई ने विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ अपना करियर शुरू किया और दुनिया के सबसे बड़े निगमों में से एक पेप्सिको की पहली महिला सीईओ बनी। उन्होंने व्यवसाय और कॉर्पोरेट जगत में कई भारतीय महिलाओं के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आइए इंदिरा नूई और उनकी अविश्वसनीय सफलता की कहानी के बारे में अधिक पढ़ें। इंदिरा नूई के बारे में। इंदिरा नूई पूर्व विवाह इंद्र कृष्णमूर्ति का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को तमिलनाडु के मद्रास या चेन्नई शहर में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी व्यवसायी हैं, जिन्होंने बहुराष्ट्रीय निगम पेप्सिको के पूर्व अध्यक्ष 2007-19 और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ 2006-18 के रूप में कार्य किया है। इंदिरा नूई का अद्भुत करियर। इंदिरा नूई ने कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और उनमें जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करने और जीवन को ऊंचा उठाने के लिए दृढ़ विश्वास था। इंदिरा नूई ने भारत में अपने करियर की शुरुआत जॉनसन एंड जॉनसन और मेटूर बेडसेल के लिए एक उत्पाद प्रबंधक के रूप में की, जो एक कपड़ा कंपनी है। उन्होंने अमेरिका में येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में भाग लेने के दौरान बूज एलन हैमिल्टन के साथ एक ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप भी पूरी की। 1980 के बाद नूई ने अगले 6 वर्षों के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के लिए एक रणनीति सलाहकार के रूप में कार्य किया। बाद में उन्होंने मोटोरोला इंक के लिए कॉर्पोरेट रणनीति और योजना के उपाध्यक्ष और निदेशक के रूप में काम किया। बाद में वह इंजीनियरिंग फर्म असा ब्राउन बॉवेरी अब ऐप के लिए काम करने लगी। मोटिवेशनल पोएम्स इन हिंदी। पेप्सिको। इंदिरा नूई 1994 में पेप्सिको में कॉर्पोरेट रणनीति और विकास के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने। वह 2001 में कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ बने। अक्टूबर 2006 में उनकी कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता, रणनीतिक संरेखन और व्यावसायिक अनुभव ने उन्हें जीत दिलाई। सीईओ का शीर्षक और अगले वर्ष वह बोर्ड की अध्यक्ष भी बनी। कंपनी के 42 साल के अस्तित्व में वह पेप्सिको की 5वीं अध्यक्ष और सीईओ थी।
ये कहते हुए कि नूई सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक फूड समूह का नेतृत्व करने वाली पहली महिला थी और फॉर्च्यून 500 में केवल 11 महिला सीईओ में से एक थी। दुनिया भर के कई उल्लेखनीय हस्तियों, संपादकों, कंपनी हितधारकों और रणनीतिकारों ने प्रशंसा की। वे अपनी क्षमताओं, साथ ही नए दृष्टिकोण को लेकर पेप्सिको में आईं। पेप्सिको की अपने प्रमुख शीतल पेय की बिक्री पर कम निर्भरता के साथ एक अच्छी तरह से संतुलित उपभोक्ता उत्पाद कंपनी होने की नीति नूई द्वारा जारी रखी गई थी। उन्होंने सख्ती के साथ विदेशी में भी कंपनी का विस्तार भी किया। पेप्सिको का राजस्व 2006 में $35 बिलियन से बढ़कर 2017 में लगभग $63.5 बिलियन हो गया और उसके कार्यकाल में सालाना शुद्ध लाभ $2.7 बिलियन से बढ़कर $6.5 बिलियन हो गया। ये सब उसके निरंतर और सुसंगत नेतृत्व के कारण संभव हो पाया। एक दशक से अधिक समय तक नूई ने पेप्सिको की वैश्विक रणनीति और परिवर्तन का नेतृत्व किया, जिसमें 1997 की ट्रिकॉन को शामिल किया गया, जिसे अब यम कहा जाता है। ब्रांड, जिसमें पिज्जा हट, केएफसी और टैको बेल शामिल हैं। उन्होंने 1998 में ट्रॉपिकाना के अधिग्रहण का नेतृत्व किया और गैटोरेड के साथ 2001 में क्वेकर ओट्स कंपनी के साथ विलय कर दिया, जिससे पेप्सिको को प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिली। 6 अगस्त 2018 को नूई ने सीईओ के रूप में कदम रखा और 3 अक्टूबर को 22 साल के पेप्सिको के एक दिग्गज रेमन लागुर्ता, जो निदेशक मंडल में भी शामिल हुए, ने उनकी जगह ली। दूसरी ओर नूई 2019 की शुरुआत तक कंपनी के अध्यक्ष बनी रही। वह वर्तमान में अमेजन और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के निदेशक मंडल की भी सदस्य भी हैं। एजुकेशन कोट्स इन हिंदी, उपलब्धियां और मान्यता। इसमें कोई सवाल नहीं है कि इंद्र नूई एक जीवित, प्रभावशील और एक प्रेरणादायक महिला है जिन्होंने भारत और इसकी प्रतिष्ठा को लगातार ऊंचा किया है। उन्हें नियमित रूप से दुनिया की शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में स्थान दिया गया है। 2014 में फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में उन्हें 13वां स्थान दिया गया था। 2009 और 2010 में फॉर्च्यून ने उन्हें व्यवसाय में सबसे शक्तिशाली महिला का नाम दिया। उन्हें 2015 और 2017 में 2 बार सूची में दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला नामित किया गया था। उन्हें 2007 और 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की 50 महिलाओं की सूची में नामित किया गया था, साथ ही दुनिया में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भी। नूई को 2013 में एनडीटीवी के 25 ग्रेटेस्ट ग्लोबल लिविंग लेजेंड्स में से एक नामित किया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम ने 2007 में राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद्म भूषण के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया था। COWORLD पत्रिका ने 2018 में नूई को विश्व में सर्वश्रेष्ठ सीईओ कहा है। इंदिरा नूई को 2019 में कनेक्टिकट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ सार्वजनिक निजी सहयोग से कनेक्टिविटी इकोनॉमिक रिसोर्स सेंटर का सह निदेशक नियुक्त किया गया था। कनेक्टिकट की महिला वोटरों की लीग ने फरवरी 2020 में नूई को आउटस्टैंडिंग वुमन इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया। यूपीएससी मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। 2. नेल्सन मंडेला, दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक और विस्मयकारी नेताओं। नेल्सन मंडेला ने क्रांति को एक नया अर्थ दिया। रंगभेद के साथ देश की लंबी लड़ाई के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले श्वेत राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह उन लोगों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत थी जिन्होंने इसकी सबसे खराब अभिव्यक्ति में दुर्भाग्य का सामना किया था। जीवन के लिए एक उत्साही और एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वह रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई में सामंजस्य बनाने के लिए एक ताकत बन गए थे। अमेरिका को आज भी भारी उथल पुथल का सामना करना पड़ रहा है और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रूप से विरोध कर रहा है। काले लोगों को अभी भी एक दुनिया में समान रूप से देखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जो त्वचा के रंग जैसे एक पैलेटरी मुद्दे पर भेदभाव करता है। इस ब्लॉग मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी के माध्यम से हम नेल्सन मंडेला की शिक्षा की यात्रा का पता लगाने का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने अपने देश के दमनकारी श्वेत शासन के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया और जो सबक हम उनसे सीख सकते हैं वह सभी के लिए एक बेहतर और समान दुनिया बनाने के लिए है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उसकी त्वचा या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के रंग के कारण घृणा पैदा नहीं करता है। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इसके विपरीत मानव हृदय में स्वाभाविक रूप से अधिक आता है। उद्धरण चिन्ह। नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी हीरो, एक सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता, रंगभेद विरोधी नेता और परोपकारी। नेल्सन मंडेला ने उल्लेखनीय रूप से अपने देश की सफेद उत्पीड़न से मुक्ति पाने में लंबे समय तक योगदान दिया, लेकिन उस समय के अन्य क्रांतिकारियों से उन्हें अलग करने के लिए
दक्षिण अफ्रीका की सरकार और उनकी नस्लभेद नीति के खिलाफ उनकी अहिंसक और उद्दंड अभियान था। वर्तमान समय में भी वह एक ऐसी दुनिया में एक प्रेरणा बनी हुई है जहां पश्चिमी देश अभी भी अश्वेत समुदाय के लिए समान अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अपने देश की स्वतंत्रता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए और मानवाधिकार अधिवक्ता के रूप में उनके सराहनीय प्रयासों के लिए नेल्सन मंडेला को 1993 में सम्मानित नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और गांधी शांति पुरस्कार और लेनिन शांति पुरस्कार जैसी प्रशंसाओं के साथ उनकी प्रशंसा की गई। नेल्सन मंडेला ने अपने शुरुआती जीवन और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के बारे में विस्तार से लिखा। उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनके जीवन का एक कालक्रम है और उन्होंने जेल में बिताए वर्षों को आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ा गया था। मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि इस पर विजय है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। उद्धरण चिन्ह नेल्सन मंडेला से सीखने के लिए जीवन का सबक। सोने का दिल और जीवन के आंकड़े से बड़ा नेल्सन मंडेला आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की परिधि में बिताए गए अपने औपचारिक शैक्षणिक वर्षों में आदिवासी परंपरा, संस्कृतियों और मान्यताओं में निहित नेल्सन मंडेला की औपचारिक शिक्षा के साथ यह उनकी दृष्टि और मूल्य थे जिन्होंने उन्हें राष्ट्र के प्रयासों में योगदान करने का साहस दिया। सफेद जुल्म से आज़ादी। नीचे हमने नेल्सन मंडेला के जीवन की कहानी से महत्वपूर्ण जीवन सबक को सूचीबद्ध किया है। एक आशावादी बने। यहाँ तक कि सबसे अंधेरे समय में नेल्सन मंडेला ने आशा नहीं खोई और एक दिन आगे देखा कि उनका देश वास्तव में नस्लीय अलगाव से मुक्त होगा। आपको जीवन में हमेशा आशान्वित रहना चाहिए, चाहे आप पर परिस्थितियां कुछ भी क्यों न हो, और यह जान ले कि आप इसे आशा और आशावाद के साथ बनाएंगे। विश्व के लिए एक अंतर बनाना। नेल्सन मंडेला का जीवन उन रूढ़िवादी मान्यताओं को बदलने और बिखरने के प्रयास को समझने के लिए एक अग्रणी उदाहरण है जो अब समाज की सेवा नहीं करते हैं। श्वेत लोगों की दमनकारी दुनिया में क्रांति लाने और वंचित समुदायों की मौजूदगी के बारे में जानने के लिए आपको उनके अथक प्रयासों से सीखना चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है। नेल्सन मंडेला ने हमेशा माना है कि जीवन चमत्कारों से भरा है और इन चमत्कारों को केवल एक व्यक्ति की कड़ी मेहनत के साथ असंभव में बदलने के लिए लाया जा सकता है। पैशनेट रहें। लक्ष्य हासिल करने के लिए सपने देखना एकमात्र कदम नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत है। नेल्सन मंडेला का जीवन इस पाठ को दोहराने का कार्य करता है क्योंकि वह खुद को देश के स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित करने के लिए भावुक थे। परम भूमिका शिक्षा। नेल्सन मंडेला की शिक्षा ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के तहत किया गया था, लेकिन वह धीरे धीरे अफ्रीकी इतिहास की दिशा में अधिक भावुक हो गया। उनकी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा ने उनके समुदाय के इतिहास के संदर्भ में उनमें अपर्याप्तता की भावना को बढ़ावा दिया और वे कैसे सफेद शासन के तहत लगातार दमित थे। इसने उन्हें सामाजिक विद्रोह में भाग लेने के लिए बहुत प्रेरित किया और यहाँ तक कि अपने जेल के वर्षों के दौरान उन्होंने खुद को शिक्षित करना जारी रखा क्योंकि उन्होंने जेल की फंसी हुई दुनिया से भागने के रूप में सीखना देखा। 100 मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी। 3 मनीष मल्होत्रा। सिर्फ 500 रुपये की कमाई से लेकर स्टाइलिंग वर्ल्ड स्टोर्स तक यहाँ की जर्नी है मनीष मल्होत्रा की। इस साल मैं उद्योग में 30 साल पूरे करूंगा, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वह है कि इस समय के बाद भी मैं अभी भी फैशन शो से पहले घबरा जाती हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह वही रहे क्योंकि वह मेरी पहचान है। यह मुझे याद दिलाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करने वाला हूँ। मनीष मल्होत्रा। बॉम्बे के आधिकारिक मनुष्यों के साथ एक साक्षात्कार में। हम सभी एक दिन मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किए गए पोशाक पहनने का सपना देखते हैं और बॉलीवुड और फैशन उद्योग पर उनका प्रभाव वास्तव में प्रेरणादायक है। यहाँ तक कि जो लोग मुश्किल से फैशन का पालन करते हैं वे प्रसिद्ध बॉलीवुड डिजाइनर के रूप में उनका नाम जानते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही इस सफलता की कहानी के पीछे के संघर्ष को जानते हैं। 53 वर्षीय फैशन डिजाइनर ने भारत में बॉलीवुड सितारों की 4 पीढ़ियों को स्टाइल किया है। वह फैशन में अपनी अनूठी शैली और स्वाद के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब यह फैशन मोगुल अपने सपनों का पीछा करने के लिए मुंबई आया तो उसने जो सबसे अच्छा काम किया वह रूप। प्रारंभिक जीवन। मोटिवेशनल स्टोरीज इन हिंदी। सोर्स विकिपीडिया। मनीष मल्होत्रा का जन्म एक ठेठ पंजाबी परिवार में हुआ था जो प्यार करने वाले माता पिता थे जिन्होंने उनके सपनों में उनका साथ दिया। उन्होंने जीवन में बहुत पहले ही अपने करियर के बीज बोना शुरू कर दिया था। बॉम्बे के ऑफिशियल ह्यूमंस के साथ एक साक्षात्कार में मल्होत्रा ने बचपन से लेकर आज तक के जीवन की कहानी साझा की। मैं एक सामान्य पंजाबी घराने में पला बड़ा हूँ जहाँ मेरी माँ ने मुझे हमेशा वह सब करने के लिए प्रोत्साहित किया जो मैं करना चाहता था।
बड़े होकर मैं हमेशा बॉलीवुड फिल्मों पर मोहित था और यह हर एक फिल्म को देखने का एक बिंदु बना। लेकिन मैं एक बहुत अच्छा छात्र नहीं था और शिक्षाविदों को उबाऊ पाया। 6वीं कक्षा में मुझे एक पेंटिंग क्लास में शामिल होना याद है। मुझे इसमें बहुत मजा आया। फिल्में देखने से लेकर पेंटिंग बनाने और माँ के कपड़ों से घिरे रहने के कारण मेरा फैशन के प्रति प्यार बढ़ता गया। मैं अपनी माँ को अपनी साड़ियों पर फैशन की सलाह भी देती थी। जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने मॉडलिंग शुरू की और एक बुटीक में काम करना शुरू किया। उद्धरण चिन्ह मल्होत्रा को याद है कि एक फैशन बुटीक में उनकी पहली सैलरी महज 500 रुपये प्रति माह थी और इस दौरान अधिक कमाई करने के लिए वह अपने कॉलेज के वर्षों के समय में मॉडलिंग भी कर रहे थे। उन्होंने कभी भी फैशन डिजाइन में पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया क्योंकि वे वित्तीय स्थिति के कारण विदेश में अध्ययन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने मॉडलिंग जिग्स और बुटीक में समय के माध्यम से सब कुछ सीखा और डिजाइनिंग को पूरा करने के लिए घंटों तक स्केच किया। बॉलीवुड का पहला बिग ब्रेक आखिरकार 23 साल की उम्र में उन्हें अभिनेत्री जूही चावला के साथ अपना बड़ा ब्रेक मिला और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने रंगीला के लिए वेशभूषा तैयार की जिसने उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए फिल्मफेयर अवार्ड दिलाया। अपने पहले के दिनों में निर्माता अक्सर उन्हें फिल्म के विचार के बारे में बहुत अधिक परेशान करने के लिए उनसे चिढ़ जाते थे, जो वास्तव में डिजाइनिंग के लिए उनकी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। लेकिन नायिका को ग्लैमरस बनाने के लिए उन्हें केवल एक ही जानकारी मिली। मल्होत्रा अभी भी कॉस्ट्यूम डिजाइन के साथ आगे बढ़ने से पहले एक फिल्म के कथानक के बारे में जानने पर जोर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें वही पुराने डिजाइनों से परे जाने में मदद मिलती है। उपलब्धियों की एक अंतहीन सूची। मनीष मल्होत्रा ने 2005 में अपना खुद का लेबल लॉन्च किया और हाल ही में फैशन उद्योग में 3 दशक पूरे किए। उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सत्या, ओम शांति ओम, दोस्ताना, रॉकस्टार, 2 स्टेट्स के लिए कई राज्यों के लिए डिजाइन किए हैं। उन्होंने खुद माइकल जैक्सन के लिए भी कपड़े डिजाइन किए हैं। उनके ब्रांड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केट मॉस, नाओमी कैम्पबेल और काइली मिनोग जैसी हस्तियों को अपने आउटफिट पहनाया है। उन्होंने 2018 में माइलेगम के सहयोग से सौंदर्य प्रसाधनों का अपना संग्रह भी लॉन्च किया।